जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के बारे में। और इस वीडियो में हम सब बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2023 यूपी पीसीएस के पेपर के बारे में। इससे आपको हर एक चीज़ के बारे में मालूम होगा कि यूपी पीसीएस में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और हर सब्जेक्ट का अपना अपना क्या महत्व है। इस वीडियो से आपको उस चीज़ का जानकारी होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 है। यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बात करें सवाल नंबर 1 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30। ठीक है, तो ये जो पहला सवाल है ये करंट अफेयर का सवाल है। और यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूपी पीसीएस में मान के चलिए तकरीबन 25 से 30% के बीच में सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी। तो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रिंस हेनरी। तो ये जो प्रश्न नंबर 2 है, इसको आप हिस्ट्री का प्रश्न मान सकते हैं। और हर साल जब पीसीएस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 से 3 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो पुस्तक के बारे में कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतत विकास। ठीक है, अब हम लोग सतत विकास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सतत विकास का अर्थ है ऐसे विकास की प्रक्रिया जो मानवता के भविष्य को सुनिश्चित करे और साथ ही पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षित रखे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, यहाँ यानी कि पॉइंट नंबर ए में है अभिकथन, पॉइंट नंबर आर में है कारण। अब दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे फिर अपना उत्तर देंगे। ए में है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है और आर में है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर बात करें इस प्रश्न के बारे में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो आर और ए दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति संसद का भाग यानी अनुच्छेद 79 है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 111 में है। तो ये सवाल है पॉलिटी का यानी कि राज्य व्यवस्था का। वैसे फिलहाल मैं वीडियो के अंत में आपको ये जरूर बताऊंगा कि कितने सवालों में से कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु थे। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागसेन। ठीक है, तो ये भी सवाल है लेकिन ये एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। और प्रश्न नंबर 1 नोट जाइए। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा गया है सत्य के बारे में। यहाँ पर 4 पॉइंट है या फिर कह सकते हो 4 ऑप्शन है। और प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महासागरीय लौटता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है यानी कि भूगोल से संबंधित है। यहाँ पे मैं आप सभी को सिर्फ इसलिए PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, सवाल का क्या स्तर होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट का इस एग्ज़ाम में अपना क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं हिंदी अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आप लोग इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, आपको इससे आइडिया होगा कि कौन सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, अल नीनो के बारे में पूछा गया, नीनो के बारे में। यहाँ 1 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पर 2 ही पॉइंट दिया गया है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1 यानी कि पॉइंट नंबर सिर्फ 1 सही है। एक नोट चाहिए, 1 यानी कि ये वाला। इसमें कहा गया अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अल नीनो के कारण समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना।
अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। यहाँ ये पूछा गया नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पूछा गया नहीं के बारे में। तो प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करिए डी, यानी कि शांति घोष। ठीक है, तो शांति घोष का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है। ठीक है, बल्कि शांति घोष सुनीता चौधरी के साथ मिलकर वर्ष 1931 में कोमिला के जिलाधिकारी चार्ल्स स्टीवंस की हत्या कर दी थी। इसके कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो फिलहाल इनके बारे में ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था। वैसे फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, इस सवाल में क्या पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इन चारों में से कौन संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी शांति घोष। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी कहीं ना कहीं ये तीनों नाम भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित होगा। क्यों, क्योंकि पूछा क्या गया है सवाल पर, इस ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया है माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लो आयशक। ठीक है, तो माउंट न्यूमैन जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका संबंध लो आयशक से है। तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का सवाल है, ध्यान देना। और ये वाला सवाल नंबर 8 है जो ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताइवान। ठीक है, तो ये सवाल जो है इंटरनेशनल से संबंधित है, लेकिन ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का ही सवाल है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। अब 2 कथन क्या है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 11 के उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो सवाल नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। ठीक है, यानी हम बात करें उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये दोनों पॉइंट जो है, एक मिनट चाहिए, ये भी पॉइंट सही होगा, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। ये वाला जो सवाल है सवाल नंबर 11 ये इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करें, इसमें 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। अब प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन PDF बनाते वक्त ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नाम और दिया गया है नाना साहब, तो इनका किस क्षेत्र से संबंधित था। तो इनका संबंध था कानपुर से। बी में है खान बहादुर खां, इनका संबंध था बरेली से। और डी में है कुंवर सिंह, इनका संबंध था बिहार से। तो ये सवाल मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सवाल 1857 संबंधित सवाल हमेशा हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, चाहे UPSC हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, चाहे कांस्टेबल UP पुलिस से कोई भी एग्ज़ाम हो, 1857 संबंधित 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, नहीं 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें लिखा है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पर लिखा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसे ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये है पॉइंट नंबर 2 है, इसे ध्यान देना, ये है पॉइंट नंबर 2। ठीक, तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो ये लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, PDF बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो पहला पॉइंट है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और पॉइंट नंबर 2 में है कि गाजीपुर, जौनपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो ये 2 पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों पॉइंट जो है इस सवाल के संदर्भ में सही हो। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, और साथ ही साथ जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये बात सच है। तो ये सवाल जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि, एक मिनट जाइए, इस सवाल में कहा गया है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा
सही है, यहाँ पूछा गया सही है, ठीक है, इसे ध्यान देना। यहाँ 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों पॉइंट सही है। अब दोनों पॉइंट सही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ये बात सच है। वह 600 वर्षों में त्यागपल देने वाले पोप थे, ये भी बात सही है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल करंट अफेयर से संबंधित है, और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं करंट अफेयर, या फिर देखिए 150 सवाल यूपीपीसीएस में आते हैं जो होता है GS1, उसमें से ये मान के चलिए कम से कम 10 से 12 सवाल 15 सवाल ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं वो रैंडम सवाल होते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं और कुछ भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल इंटरनेशनल से संबंधित हो, कहीं ना कहीं ये सवाल इंटरनेशनल के साथ साथ ये करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, तो प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नवीकरणीय, ठीक है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा, ठीक है, जियोथर्मल ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। तो ये जो सवाल है ये ज्योग्राफी से भी संबंधित है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से भी संबंधित है, लेकिन इसका ज़्यादा झुकाव जो है ज्योग्राफी से ही है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि 15 सवाल हम लोगों ने किया, तो 15 में से कितने सवाल कौन से सब्जेक्ट से संबंधित हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से 15 सवाल में से करंट अफेयर का 4 सवाल है, इन्वायरमेंट का 1 सवाल, पॉलिटी का 2 सवाल, हिस्ट्री का 3, ज्योग्राफी का 4 और उत्तर प्रदेश संबंधित 1 सवाल। तो ये था आज का वीडियो, और फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।